हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट गद्यांश है हमारे पास, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पद्यांश है, और इम्पॉर्टेंट कवि और लेखक का साहित्यिक परिचय हमको क्या करना है, कौन कौन सा याद करना है, और प्लस कौन कौन से संस्कृत के इम्पॉर्टेंट अनुवाद हैं जिसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट गद्यांश या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश, पद्यांश और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले कवि और लेखक के बारे में, और प्लस आपका संस्कृत में अनुवाद जो होता है ये आपको 14 नंबर दिलाता है। एक आपका गद्य से आता है करने के लिए, एक कहता है पद्य से करने के लिए। दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, दोनों में से एक किसी को करना होता है। मतलब दो गद्य से देगा, उसमें आपको एक करना होगा, 2 श्लोक वाला, और ऐसे ही 2 श्लोक वाला देगा और ऐसे ही 2 गद्य का देगा, उसमें से आप लोगों को एक एक करना होता है। श्लोक में आपको पता है 2 से 3 लाइन होती है, और उसको आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं सुभाषित रत्नानी वाला चैप्टर, तो आपका श्लोक वाला तो पूरा कंप्लीट ही है, समझिए। उसी में से आना ही आना है आपको एक श्लोक, और बकिया जो गद्यांश का है वो आपके 3-4 लेसन है, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उस पे बारे में हम जब हमने पढ़ाया था, मैंने तब भी बताया था, आज भी बात करेंगे। उसमें से कुछ चुने हुए ऐसे हैं जो को उम्मीद है कि पेपर में आने हैं। और कवि और लेखक तो ये तो कभी कहीं ही नहीं जाएंगे, इनको तो आना ही आना है, वही जो बताया जाएगा। और प्लस जो आपके गद्यांश और पद्यांश है ये भी आपको 10 नंबर दिलाते हैं। अगर आपने मेरे साथ रह करके, हम लोग के साथ आपने अगर पढ़ा है गद्यांश और पद्यांश को, तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। जो 5 आंसर है क्वेश्चन है, उनके 5 के आंसर आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से दे लेंगे। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश में आपको क्या करना है, एक बात का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है कि आपको पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ जो भी आपके चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, या फिर जो भी गद्य वाले और पद्य वाले दोनों के जो चैप्टर हैं उनमें आपको 6 और इसमें 7 है पद्य में। ठीक है, तो इनमें आपको ये याद होना चाहिए कि ये लेसन किससे लिया गया। जैसे श्रद्धा मनु है, तो श्रद्धा या मनु, जो श्रद्धा मनु का चैप्टर है वो किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, ये बात गीत वाला जो भाग है, या फिर जैसे कि आपने कैकेयी का अनुपात देखा है गुप्त का, तो उसमें गीत का कौन सा भाग है। अब ये नहीं कि जो उर्मिला वाला पोर्शन है उसको भी आप कैकेयी के अनुताप में लिख दीजिए। ठीक है, अगर आपने संदर्भ सही लिखा है तो लेखक या जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला है वो बहुत आसानी से आपको नंबर दे जाता है। या आप कुछ थोड़ा बहुत गलत भी किए रहते हैं तो उसे ये लगता है कि आपको आ रहा था, थोड़ा सा ऊपर ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर आपने पहले ही लेखक मतलब कि लेसन का नाम नहीं लिखा और लेखक या कवि का नाम नहीं लिखा, या गलत लिख दिया, तो ये बहुत खराब बात है। या ये कह सकते हैं कि इससे उसके दिमाग में ये बन जाता है कि आपने शायद अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। आपको जब इसके लेखक का नाम ही नहीं पता है तो आपने क्या ही पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बात, जैसे जो भी है आपके पास 6 और 7 लेसन, ये जो भी है उसको आप एक चार्ट में लिख लीजिए, और उससे संबंधित जो लेसन है या लेसन से संबंधित जो लेखक है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि मिसमैच ना हो कहीं पर। और दूसरा, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स दे दूंगी आपको कि इसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस लेसन से है। वैसे तो लगभग भूलना नहीं चाहिए आपको, इतना बार आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पूरे ये आपके बनते हैं कितने नंबर, 44 नंबर। 10 आपका गद्य से, 10 पद्य से, और 10 लेखक से, 5 कवि से और 5 लेखक से। ठीक है, अब इसमें भी आपको कवि और लेखक में भी डिवाइड होता है। जैसे आपने कवि का लिखा है, जैसे कवि और लेखक, 3 कवि और 3 लेखक आपसे पूछ दे देता है, और आपको उसमें से एक करना रहता है। अब इसमें ये भी कहता है साहित्यिक परिचय लिखिए और कृतियां लिखिए, तो ये अलग अलग बटा हुआ है। 2 नंबर आपको कृतियां पे देता है और 3 नंबर साहित्यिक परिचय पे दे रहा है। तो ये नहीं सोचना है कि चलो कृतियां नहीं याद हो रही हैं तो मैं क्या करता हूँ, साहित्यिक परिचय याद कर लेता हूँ, कृतियां नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि यहाँ से आप 3 ही नंबर में से ही आपको साहित्यिक परिचय देगा ना। जब कृतियां नहीं याद है तो वो कृतियां का नंबर आपको क्यों देगा, जब नंबर बटा हुआ है तो वो अगर 5 ही नंबर में ऐसे ही दे देता आपको कि कृतियां और साहित्यिक परिचय लिखे, आप नहीं लिखते या 1-2 लिखते तो काम बन जाता। लेकिन जब उसने नंबर ही बांट दिया है तो फिर क्या ही किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपका संस्कृत में भी अनुवाद है। अगर आपने अनुवाद सही लिखा है और आपने संदर्भ सही नहीं लिखा तो अनुवाद पे आपको केवल 5 नंबर मिलेगा, संदर्भ पे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही 7 नंबर आपको गद्य से और 2 नंबर, ठीक है, 7 नंबर आपको गद्य से और 7 नंबर आपको पद्य से मिलता है।
ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। संस्कृत में भी आपको याद रखना है कि कौन सा चैप्टर है, और चैप्टर संस्कृत में नहीं लिखते हैं, आप लोग संस्कृत नहीं पढ़ा है तो चैप्टर का नाम कहीं कहीं कोई गलत लिख देता है, जैसे मदन मोहन मालवीय ही लिख देंगे कुछ लोग मालवीय नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब गलती नहीं करनी है, क्योंकि इससे नंबर ही आपका कटेगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि लोग पकड़ लेते हैं, कॉपी चेक करने वाला पकड़ लेता है और जान जाता है कि आपने लगता है सही से नहीं पढ़ा। तो संदर्भ वाले में गलती नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो गद्य या पद्य का हो। ठीक है, और प्लस लेखक का या फिर कवि का आपको जीवन परिचय के साथ आपको कृतियां याद कर लेनी है। ठीक है, अगर आप जीवन परिचय, जन्म मृत्यु याद किए हैं और थोड़ा बहुत आपको जैसे शैली, भाषा शैली, ये सब चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, या कुछ भी आप सभी की लगभग एक ही हैं, लेकिन कृतियां वो आसानी से देखेगा। आप कृतियां आपको दूसरे में तो आप नहीं लिख सकते, तो कृतियों में भी ये गड़बड़ी नहीं करनी कि चलो मुझे इसका नहीं आता, इनका याद है तो इन्हीं का छाप देते हैं। अब नहीं याद है तब इसके लिए आप कुछ भी करिए, छापिए या ना छापिए। मान लीजिए हो सकता है उसकी निगाह थोड़ा सा जल्दी में हो चेक करने वाला, तो वो ना गलत काटे, वैसे गलत तो काट ही देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, कृतियां भी याद कर लेनी है, और प्लस आप अंदर भले साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा आप नीचे जाके जब पहले कुछ अच्छा लिखे रहेंगे तो पीछे जाके अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है वो चल जाता है, लेकिन कृतियां और प्लस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका एक कहे तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कोटेशन करके उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट गद्यांश और कुछ इम्पोर्टेंट पद्यांश, और इसी तरीके से कुछ संस्कृत वाले भी पार्ट। ठीक है, चलिए, तो इसमें दिया है समर्पण लो सेवा का साल, सेवा का सार, सजल संस्कृत, इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, अब तो आप लोग समझ ही गए। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति की यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। अब ये आप लोग बताइए कि ये किस लेसन से, या इसका शीर्षक क्या है और इसके कवि का नाम क्या है, इसके लेखक का या कवि का क्या नाम है और इसका शीर्षक क्या है। तो इसमें कह रहा है कि समर्पण लो, इसमें श्रद्धा कहती है मनु से कि तुम मेरे समर्पण को स्वीकार करो। सजल संस्कृति की यह पतवार, मेरे ही समर्पण से यह सजल मतलब जल से भरी हुई, संस्कृत मतलब संसार, जल से भरा हुआ यह संसार जो है मेरा जो समर्पण है वो पतवार का काम करेगा इसमें, अर्थात मेरे ही समर्पण से यह जल रूपी संस्कृति आगे बढ़ सकेगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, मेरा आज से ये पूरा जीवन का उत्सर्ग, पूरे जीवन का उदय, इसी पदतल में विगत विकार, और जो इसमें विकार है, विगत मतलब पुराने समय के जो इसमें विकार हैं, उन सब के साथ मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पित करती हूँ। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम इस संसार के मूल रहस्य बन जाओ, और तुम ही से फैलेगी यह बेल, यह मानव रूपी बेल तुम ही से फैलेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, ये विश्व पूरा किससे भर जाएगा, सुगंध से भर जाएगा। तुम फूलों के ऐसे सुंदर खेल खेलो कि ये पूरा विश्व सुगंध से भर जाए। अर्थात श्रद्धा अपने आप को उसकी पत्नी के रूप में समर्पित कर देती है मनु को, और वह चाहती है कि दोनों मिलकर के एक नए मानव जीवन का उदय कर सके, या फिर उसने कहा कि ईश्वर ने आपको ही वरदान के रूप में चुना है कि आपसे ही पूरी सृष्टि का उदय हो सके। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग किसकी संतान है, श्रद्धा और मनु की संतान है, क्योंकि जब जल प्लावन हो जाता है, पूरी सृष्टि जल में मग्न हो जाती है, तो केवल श्रद्धा और मनु ही बचते हैं। ठीक है, तो ये था इसका अर्थ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है आपके पास, श्रद्धा मनु के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा व्यक्त करती है। तो श्रद्धा मनु के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा व्यक्त कर रही है, वह कहती है कि मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रही हूँ, या मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रही हूँ आपसे, मतलब वो उसकी कहे तो स्त्री, उसकी पत्नी बनने की, या कहे तो उसकी भार्या सहगामिनी बनने की इच्छा व्यक्त करती है कि आपके ही आप और मैं मिलकर इस पूरी संस्कृति का निर्माण करेंगे। सत्ता मनु के समक्ष उसकी जीवन संगिनी बनने के रूप में स्वीकार कर लेने की इच्छा व्यक्त करती है। वह उससे कहती है कि मनु के द्वारा उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेने पर वे दोनों इस सृष्टि अर्थात मानव जाति की सेवा कर सकेंगे, मानव जाति को एक नया जीवन दे सकेंगे।
ठीक है, तो यही इच्छा वो व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि मनोसंस्कृति के मूल रहस्य इस पंक्ति से क्या आशय है। श्रद्धा इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहती है, बताइए। श्रद्धा इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहती है कि इस सृष्टि के मूल रहस्य बन जाओ। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा मनु से स्वयं को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेने के लिए इस निर्जन संसार में मानव की उत्पत्ति का मूलाधार बनने का आग्रह करती है। कहती है कि तुम इस संसार के मूल रहस्य बनो, मतलब कि तुम ही से ये संसार जो है, इस संसार की बेल फैलेगी। अर्थात वो स्वयं को, अपने आप को वो मनु की पत्नी के रूप में स्वीकार लेने के लिए आग्रह करती है। उसका आशय है कि उन दोनों के मिलन से ही इस जगत में मनुष्य जाति की उत्पत्ति संभव है। उन दोनों के ही मिलन से मनुष्य जाति की उत्पत्ति संभव हो सकेगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सजल संस्कृति की यह पतवार, इसमें कौन सा अलंकार है। सजल संस्कृति की यह पतवार, इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है, कोई बता सकता है। सजल संस्कृति का यह पतवार, इसमें कौन सा अलंकार है। सजल संस्कृति का यह पतवार, इसमें क्या कह रहा है कि स दिया हुआ है। देखिए सही है आप लोग का, स दिया हुआ है। ठीक है, स और श दिया हुआ है। तो जब भी कहा जाता है या परिभाषा है कि जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर क्या हुई है, आवृत्ति मतलब दोहराया जाना। तो यहाँ पर वर्ण जो है ये दोहराए जा रहे हैं, स वर्ण 2 बार आया है। या फिर आपकी ये भी परिभाषा है कि जब एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आ जाता है तो हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है रेखांकित अंश वाला कि विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। ऐसा तुम्हारे ऐसा करने से, सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो उठेगा, प्रकृति खुश होकर के झूमने लगेगी। अर्थात संपूर्ण जो पृथ्वी है वो मानव जाति से भर जाएगी और पृथ्वी पर सुगंधित पुष्प खिल जाएंगे, मतलब मानव की उत्पत्ति हो जाएगी और प्रकृति भी खुश होकर के झूमने लगेगी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा का मानवतावादी दृष्टिकोण किस प्रकार से उजागर होता है। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा का मानवतावादी दृष्टिकोण किस प्रकार से उजागर होता है। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा का मानवतावादी दृष्टिकोण, अर्थात वो अपने आप को क्या करती है, अपने आप को वह मनु के हवाले या मनु को समर्पित कर देती है। मनु की कहते हैं कि क्या कहते हैं, संगिनी। ठीक है, जीवन संगिनी बनने के लिए, वह मनु की जीवन संगिनी बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है। अर्थात वो किस लिए कर रही है ऐसा, वो मानव जाति की उत्पत्ति के लिए कर रही है, मानव जाति के उत्थान के लिए, कि मानव की एक बेल या मानव की बेल जो है वो फैल सके, अर्थात मानव जाति का उदय हो सके। क्योंकि पूरी सृष्टि जल में मग्न हो गई है और जल में मग्न हो जाने से अब कोई नहीं बचा है। तो जब कोई बचेगा नहीं तो किसी की उत्पत्ति कहाँ से होगी, बचे हैं मनु और श्रद्धा। तो इसीलिए अब श्रद्धा को लगता है कि अगर वो अपने आप को समर्पित नहीं करेगी तो आगे जो है वो मानव की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। यही इसका मानवतावादी दृष्टिकोण है कि वह मानव के लिए अपने आप को मनु के हवाले कर देती है। तो श्रद्धा अपने विगत दोषों को भुला करके उसके समक्ष आत्मसमर्पण करती है ताकि दोनों मिल करके संपूर्ण मानवता की सेवा कर सके। इस प्रकार श्रद्धा द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाने की बातें से उसका मानवतावादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है, या उसका मानवतावादी दृष्टिकोण जो है वो उजागर होता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही आपका इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नहीं, ये आपका पद्यांश। ठीक है, ऐसे आपका पहले में भी पहला पद्यांश जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब है, देखिए ये गद्यांश दे दिया गया है, ऐसे ही गद्य पद आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गद्यांश दे दिया है आपका, गद्यांश में क्या कह रहा है कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है, ये वाला गद्यांश है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने ही अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी ही गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों के अंकुर पल्लवित होंगे। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग कि ये किस पाठ से लिया गया है, या इसका शीर्षक क्या है और प्लस इसके लेखक का क्या नाम है। तो इसमें कहा जा रहा है कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है, अर्थात पृथ्वी देवताओं ने बनाई है, जो कि एक लंबे समय से चली आ रही है, चिरकाल से बनी हुई है। और पृथ्वी के इस भौतिक स्वरूप, इसकी सुंदरता और इसकी समृद्धि, मतलब इसके धन वैभव के प्रति सचेत हो जाना या इसके प्रति जानकारी प्राप्त कर लेना, ये हमारा आवश्यक कर्तव्य बन जाता है। भूमि का जो पार्थिव शरीर है, जैसे हमारा पार्थिव शरीर है जो आपको दिखाई देता है, ठीक है, वैसे ही कह रहे हैं कि भूमि का जो पार्थिव शरीर है उसके प्रति हम जितने ही अधिक जागरूक हो जाएंगे, हमारे अंदर राष्ट्र की भावना उतनी ही अधिक बलवती होती रहेगी। अर्थात आगे लेखक क्या कहता है कि राष्ट्रीयता जो है, पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की माता है, और जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से संबंधित नहीं होगी या जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है, अर्थात उसका कोई आधार नहीं होता, वो निराधार होती है। तो लेखक के अनुसार क्या है कि राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले, या जो हमारे भाव हैं वो सबसे पहले पृथ्वी से जुड़ना चाहिए। जैसे हम जन्म लेते ही या जन्म के कहें तो पहले ही अपनी माँ से जुड़ जाते हैं भावनात्मक तरीके से, वैसे ही पृथ्वी भी हमारी माँ के ही समान है, और या पृथ्वी भी हमारी माँ ही है। इसलिए हमारे अंदर जब तक राष्ट्रीयता बलवती नहीं हो सकती है, जब तक हम पृथ्वी से नहीं जुड़ जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं लेखक कि कोई भी राष्ट्रीयता जो पृथ्वी से नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है। तो भावनात्मक तरीके से भी होगी, और आपका जो ये पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता, उसके धन वैभव के बारे में जानकारी है, ये हमें समृद्ध भी बनाती है, हमें धनवान भी बनाती है। और हम जब धनवान होंगे, या सभी लोग, देश में सभी लोग धनवान होंगे, तो देश जो है उसकी सुरक्षा अधिक बढ़ जाएगी, या कहें तो देश अधिक सुरक्षित हो जाएगा, और उसी तरह से अधिक सुरक्षित और विश्वास के साथ हम अपने कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो आद्योपांत, पृथ्वी के आदि मतलब प्रारंभ और अंत मतलब कि अंत तक, पृथ्वी की शुरुआती और प्रारंभ तक उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी उपयोगिता और महिमा के बारे में पहचानना या जानना, ये हमारा आवश्यक धर्म बन जाता है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि यह गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछ रहा है, जो आपको बताना है। ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये तो मैंने पहले ही पूछ लिया था। तो ये किस पाठ से लिया गया है, ये है आपका राष्ट्र का स्वरूप, जिसमें 3 भाग है, एक भूमि है, एक जन है और एक है हमारी संस्कृति। ठीक है, तो ये उस पार्ट से किससे लिया गया, भूमि वाले पार्ट से लिया गया, या फिर आप यही लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है, और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, जिसपे आपको 2 नंबर मिलेगा अगर आपने सही लिखा है तो। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने किस बात पर बल दिया है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है, इसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें हमने देखा है लेखक क्या कह रहा है, भूमि के ही बारे में कह रहा है, या फिर भूमि को, पृथ्वी को अपनी माता के समान
मानने के लिए कहता है और वह भूमि के भौतिक रूप, उसके सौंदर्य और उसकी समृद्धि के बारे में आदि से, प्रारंभ से लेकर के अंत तक की जानकारी रखने के लिए कहता है। और कहता है यही हमारा धर्म भी है। और कोई भी राष्ट्रीयता जो कि पृथ्वी से नहीं जुड़ी हुई है वो उसका कोई आधार नहीं होता या वो निर्मूल होती है। ठीक है, तो इसमें लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो भूमि के बारे में या पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर लेने पर बल दिया है। या हम कहें कि पृथ्वी की समृद्धि, पृथ्वी की सुंदरता, पृथ्वी के धन वैभव इत्यादि के बारे में लेखक जानने पर बल दे रहा है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्रीय आदेश की महत्वपूर्ण तत्व भूमि या फिर धरती के रूप, उसकी उपयोगिता, उसकी महत्ता और सतर्क रहने मतलब जागरूक रहने और उसकी समृद्धि के बारे में जानने पर बल दे रहा है या जानने पर बात की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या तो हमने तभी देख ली, तो रेखांकित अंश की व्याख्या ही सिर्फ आपसे करने के लिए कह रहा है। तो इसमें आप अपने से ही संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी या गद्य गरिमा, ठीक है, गद्य गरिमा के इससे राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब आगे फिर लिखेंगे कि इसमें या इस गद्यांश में लेखक ने पृथ्वी के भौतिक स्वरूप या पृथ्वी की सुंदरता, पृथ्वी की समृद्धि के बारे में जानने पर बल दिया है। लेखक कहता है, फिर यहाँ से शुरू करिएगा, लेखक कहता है कि भूमि का जो निर्माण है वो देवताओं ने किया है, जो कि लंबे समय से चली आ रही है। भूमि लंबे समय से है और इसके भौतिक स्वरूप और इसकी समृद्धि, इसके धन वैभव, समृद्धि के स्थान पर धन वैभव और इसकी सुंदरता के बारे में जानना या उसके प्रति सचेत रहना, जागरूक रहना, ये हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि का जो पार्थिव शरीर है अर्थात जो रचनात्मक, जो मूर्त रूप है भूमि का, उसके प्रति हम जितने ही अधिक जागरूक होंगे हम उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होती जाएगी। ठीक है, तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका रेखांकित अंश है और यहाँ तक ही हम लिखेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास कि राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल मानी जाती है? राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल मानी जाती है? तो सीधे सीधे यहाँ पर लिखा गया है आपका कि कोई भी राष्ट्रीयता जो कि पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या है? वो निर्मूल मानी जाती है। कोई भी राष्ट्रीयता जो पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल मानी जाती है। लेखक के अनुसार हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः पृथ्वी ही है। हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की माता कौन है? पृथ्वी है। कोई भी राष्ट्रीयता जो कि पृथ्वी से नहीं जुड़ी है वो निर्मूल, वो राष्ट्रीय भावना निर्मूल एवं निराधार मानी जाती है, जिसका कोई भी आधार नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्मूल और पल्लवित का शब्दार्थ बताइए। तो बताइए आप लोग, निर्मूल और पल्लवित का शब्दार्थ क्या होगा? निर्मूल शब्द का शब्द क्या होता है, अर्थ क्या होता है, और पल्लवित का अर्थ क्या होगा? निर्मूल अभी हमने देखा पहले ही, या मैंने पहले ही बताया था जब व्याख्या की थी, निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। ठीक है, और ये है पल्लवित। पल्लवित का मतलब होता है हरा भरा। ठीक है, पल्लव, पत्तों को हम क्या कहते हैं? आम के पत्तों को लोग कहते हैं ना, पूजा वूजा में तोड़ा जाता है कि पल्लव है, तो वही हरा भरा कहलाता है पल्लव। ठीक है, तो देख लीजिए, निर्मूल होता है बिना जड़ का अर्थात मूल्य रहित, जिसका कोई मूल ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार भी आप कह सकते हैं। ठीक है, निराधार, जिसका कोई आधार ना हो, तथा जो हरा भरा एवं लहराता हुआ है उसे हम पल्लवित वृक्ष कहते हैं, वही पल्लवित कहलाता है। निर्मूल शब्दार्थ अर्थात बिना जड़ का, बिना मूल का, तथा पल्लवित का शब्दार्थ होता है जिसमें पल्लव लगे हों, पत्ते लगे हों। ठीक है, वही आपका निर्मूल है और वही पल्लवित है। चलिए अगला आपका गद्यांश दिया हुआ है, अगला ही हमारा गद्यांश है। अब अगर आपको ये गद्यांश पे आपने सही आंसर लिख लिया तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो लिखने की कोशिश करिए मेरे साथ या मेरे बाद, आप लिखने की कोशिश करिए कि आप किस प्रकार से लिखते हैं, अपनी
लेखन शैली को अच्छा बनाइए। और हिंदी में क्या होता है, बहुत लिखना होता है और बहुत सारे बच्चों का यही कंप्लेन रहता है, आता हुआ भी छूट जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आराम से लिखते हैं और अच्छी अच्छी राइटिंग में सोचते हैं कि पूरा करें और बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और लास्ट में बचा बचा के रखते हैं, निबंध उबंध की बाद में लिखेंगे और फिर सोचने का समय ही नहीं मिलता है, जो भी औंच पौंच आता है सब लिख जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है, आपको लिखने पे भी अपना कॉन्फिडेंस लाना है। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही आप लिखने की भी कोशिश करिए। और कोई भी चीज आप जब लिखते हैं ना तो वो आपको एक्स्ट्रा में याद हो जाती है, ठीक है। मैंने भी पढ़ा है, मैंने एक एक सवाल 20-20 बार लगाए हैं, एक साथ 25-25 बार, मतलब कि अगर मैंने सवाल देखा तो फिर मैंने उसको लगा दिया। ऐसे ही आप इसको भी लिखने की कोशिश करिए। क्या होता है कि कहा जाता है जितनी हमारी इंद्रियां काम करेंगी ना उतनी ही वो चीज जो है वो हमें उतना ही ज्यादा आएगी। जैसे लिखने में क्या होता है, मेरा हाथ हमारा काम करता है, हमारा दिमाग भी चलता है, हम उस चीज को लिखने में समय लगता है और हम उस चीज को तब तक 4 बार सोच लेते हैं। और दूसरा, हम आंखों से देख भी रहे हैं और मुंह से बोल भी रहे हैं, तो हमारे इतने सारे बॉडी पार्ट्स हमारे काम कर रहे हैं। और वही जब आप मन में पढ़ते हैं तो बस एक मन में पढ़ते हैं और दूसरा कोई पीछे बोलता है तो उसकी आवाज आपके कानों में चली जाती है या उसकी बात पर आपका ध्यान हो जाता है, तो वो चीज वहीं पर छूट जाती है। तो बोलने से भी क्या होता है, आपके कानों को सुनाई देता है, तो एक बार आपने उसको सुना, एक बार मुंह से बोला, एक बार आंख से देखा, इसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन लिखने से और भी ज्यादा होता है, इसलिए लिखने की कोशिश आपको ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें, आपके कई शरीर के भाग जो है काम करते हैं और उतने देर में आप कई बार देख लेते हैं। कहते हैं हमारा आंख गलती कर सकता है, हमारा दिमाग, लेकिन हाथ कभी गलती नहीं करता है। आपके दिमाग में भले ही कुछ चीजें आती हो, लेकिन जो भी आपने बार बार लिखा है उसी को आप बार बार लिखेंगे, ठीक है। तो अपने हाथ को सही बनाइए, लिखने की कोशिश करिए, तो उससे क्या होता है, जितना आपका दिमाग सोचेगा नहीं उससे तेजी में आपका हाथ लिखेगा और एग्जाम में आप फटाक से लिख देंगे। अब इसके बाद तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं आपके पास एग्जाम में। वैसे ग्रेजुएशन के एग्जाम, अलग अलग एग्जाम होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखने की आदत बनाइए और यही आदत आपको बाद में भी काम करेगी और आज भी काम करेगी, ठीक है। चलिए अब ये हम देखते हैं, अगला गद्यांश लिखा है कि कहते हैं दुनिया बड़ी ही भुलक्कड़ है, केवल वो उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर वह आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, शायद संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब ये आपको बताना है कि ये किस लेसन का है और इसके लेखक का क्या नाम है। इस लेसन का है और इसके लेखक का क्या नाम है। तो इसमें कहा जा रहा है, लेखक कह रहा है कि दुनिया जो है वो भुलक्कड़ है, दुनिया बहुत ही जल्दी भूल जाती है और वो केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, जितने से उसका काम होता है, ठीक है। बाकी को वह फेंक देती है और आगे बढ़ जाती है। जैसे आप 11 की किताबें होंगी, आपने क्या किया होगा, उनको साइड में कर दिया होगा या किसी और को दे दिया होगा। मान लीजिए किताबें हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं तो नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने उसे फेंक भी दिया होगा या बहुत लोगों ने उसे बेच दिया होगा, ठीक है। बेचना नहीं चाहिए, तो वैसे ठीक भी है, कहीं चली जाती है वैसे तो कबाड़े में ही जाएगी। तो ये क्या है कि जो भी है अब उससे हमारा काम नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको अपने जीवन से निकाल करके हम अपने जीवन में, अब आपने दूसरी किताबें ले आई, आगे भी आप पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे ही रखते जाएंगे तो आप कितना रख पाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, उस चीजों को निकाल देते हैं। इसीलिए लेखक कह रहा है कि लोग बहुत ही भुलक्कड़ हैं, वो बहुत जल्दी ही उन चीजों को भूल जाते हैं जिनसे उनका स्वार्थ नहीं सत्ता है। जिनसे उनका स्वार्थ सत्ता है फिर उन्हें ही वह याद रखेंगे। जैसे कि हम लोग हैं, अब आपको जरूरत है आगे की किताबों को, तो आपने उन किताबों को अपने रैक में स्थान दे दिया और आपने पिछली किताबों को, पिछले साल की किताबों को एग्जाम के बाद तुरंत ही साइड कर दिया और जो भी मिली जुली किताबें हैं आपने उनको ले आके रखा। फिर बाद में जब आपका सेशन शुरू होता है, आप स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो आप किताबें खरीदते हैं और फिर उनको वहां पे बड़े ही अच्छे तरीके से सजा देते हैं, ठीक है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। लेखक कह रहा है कि सारा ही संसार जो है वह स्वार्थी व्यक्तियों से भरा हुआ है, ठीक है। और अशोक से शायद उनका स्वार्थ नहीं सधा, अशोक के फूल से शायद उनका स्वार्थ नहीं सधता है, इसीलिए अशोक के फूल को वो अपने जीवन से निकाल करके फेंक देते हैं, ठीक। चलिए अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग पर चर्चा की गई है, किस प्रसंग से चर्चा की गई है। तो इसमें
किसके बारे में चर्चा की गई है कि अशोक के बारे में। अब कुछ लोग अशोक ही लिख देंगे, तो हमें लिखना है अशोक के फूल के बारे में, या इस गद्यांश पर अशोक के फूल के बारे में चर्चा की गई है, या अशोक के फूल को किस प्रकार से लोगों ने भुला दिया है। इसीलिए लेखक ने संपूर्ण समाज को, संपूर्ण संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा है। तो इस प्रसंग पर चर्चा की गई। ठीक है, तो किस पर चर्चा की गई है? अशोक के फूल को भूल जाने पर। ठीक है, अशोक के फूल को भूल जाने पर, या किस प्रकार से लोगों ने अशोक के फूल को भुला दिया है, इस पर चर्चा की गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है। लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? तो इस गद्यांश में लेखक किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहता है कि पूरा संसार जो है स्वार्थ का अखाड़ा है। ठीक है, हम उन वस्तुओं को या उन वस्तुओं को याद नहीं रखते हैं जो हमारे जीवन में काम नहीं आती है, या जिनका हमारे जीवन से काम खत्म हो जाता है, जिनसे हमारा स्वार्थ नहीं सत्ता है। जिससे सत्ता है हम उसी को याद रखते हैं, बाकी को फेंक कर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें किस प्रकार के लोगों ने को स्वार्थी कहा? इन्होंने अशोक के फूल से। इनका संबंध किससे? अशोक के फूल से है। तो जो लोग अशोक के फूल को भूल गए हैं उन्हें लेखक ने स्वार्थी कहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं अर्थात संपूर्ण संसार को लेखक ने स्वार्थी कहा है। तो अशोक के फूल को भूल जाने वाले लोगों को लेखक ने स्वार्थी कहा है। प्रस्तुत गद्यांश में ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने पर उनकी आलोचना की है और उन्हें स्वार्थी कहा है। ठीक है, तो जो लोग भी अशोक के फूल को भूल गए, अशोक के फूल को अब नहीं लिखा है जिन कवियों और साहित्यकारों ने, उन्होंने स्वार्थी की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, इससे लेखक का क्या तात्पर्य है? इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, तो इससे लेखक ने सभी व्यक्तियों को, मतलब पूरे संसार को कहा है कि ये संसार या समाज जो है वो स्वार्थी व्यक्तियों से भरा हुआ है। यहाँ हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को साधने में लगा हुआ है। उससे जिस वस्तु से स्वार्थ उसका सिद्ध नहीं होता है वो वस्तु को अपने जीवन से वो निकाल कर फेंक देता है। ठीक है, अपने स्वार्थ की सिद्धि की उसे फुर्सत ही नहीं है, या अपने स्वार्थ की सिद्धि में वो इतना लीन है कि अन्य वस्तुओं के लिए उसे फुर्सत नहीं है। इसलिए उसने अशोक के फूल की परवाह नहीं की, और शायद इसलिए ही अशोक से उसका अब कोई स्वार्थ नहीं है, और शायद इसलिए ही उसने अब अशोक के फूल को अपने जीवन से निकाल करके फेंक दिया है। तो लेखक ने सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, इससे लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इससे लेखक यही कहना चाहता है कि पूरा संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा हुआ है। किस संदर्भ में कह रहा है लेखक? अशोक के फूल के बारे में कह रहा है कि लोग अशोक के फूल को, या कवि और साहित्यकार अशोक के फूल को भूल गए हैं, इसलिए लेखक ने उन्हें स्वार्थी कहा है, और कहा कि वो अपने ही स्वार्थ सिद्ध करने से उन्हें फुर्सत नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो अशोक के फूल को उन्होंने उनकी परवाह नहीं की और अशोक के फूल को वो भूल गए हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में यही है कि सारा संसार भुलक्कड़ है। कहते हैं कि दुनिया बड़ी ही भुलक्कड़ है, केवल वह उन्हीं को याद रखती है जिससे उनका स्वार्थ सकता है, बाकी को वह फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो इसमें पहले आप संदर्भ की दृष्टि से लिखेंगे कि यह प्रस्तुत जो गद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है? अशोक के फूल से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और इस गद्यांश के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरी सृष्टि को, या कहें पूरे संसार के लोगों को स्वार्थ का या स्वार्थी कहा है। ठीक है, पूरे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा है। यह संसार के लोग बड़े ही स्वार्थी हैं, बड़े ही भुलक्कड़ हैं। वे केवल उन्हीं बातों को याद रखते हैं जिससे उनके स्वार्थ की सिद्धि होती है। जिन लोगों या फिर जिन वस्तुओं से उनका स्वार्थ नहीं सत्ता है वह उन्हें शीघ्र ही भुला देते हैं। जैसे कि अब जब आपके पास पिछली किताबें आपकी खराब हो गई, या 11th की आपकी खराब हो गई, आपकी जीवन में अब उसका कोई स्थान नहीं है, तो आपने क्या किया? उसे अपने रैक से हटा करके आपने नई किताबें जुटा ली जो कि आपकी 12th की हैं। आगे चलेंगे आप 1 साल बाद, तो आप इन किताबों को भी अपने जीवन से हटा देंगे, और आपके पास जो अन्य किताबें आ जाएंगी फिर आप उनको रख लेंगे। और ऐसे ही साथ साथ हम दोस्त भी बदलते रहते हैं। आपके जीवन में अभी जो दोस्त हैं वो आगे चल के धीरे धीरे या बहुत
कम जो है वही बच जाएंगे। लगभग सभी अपने अपने अलग अलग जगह पर चले जाते हैं और सभी एक दूसरे को भूल जाते हैं। तो लेखक ने ऐसे ही भूलने वालों को, जो अशोक के फूल को भूल गए हैं, उन्हें ही कहा है स्वार्थी व्यक्ति। ठीक है, वह व्यर्थ ही लोगों या वस्तुओं को याद करके बोझिल नहीं होता है। समय की गति के साथ जो भी वस्तु प्रासंगिक नहीं रहती, अर्थात जो भी हमारे काम की नहीं रहती है, उसे हम भूल जाते हैं। किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के हाशिए पर उनकी उपेक्षा हम करने लगते हैं। जब हम उसे भूल जाते हैं या फिर जब उनसे हमारा काम खत्म हो जाता है, तब हम उनकी आलोचना करने लगते हैं, उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रेखांकित अंश। अब अगला क्वेश्चन है स्वार्थ का विलोम। ये तो बहुत ही सरल है, स्वार्थ का विलोम लिखिए। स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। स्वार्थ का विलोम, तो स्वार्थ का विलोम हो जाता है निस्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ का विलोम क्या हो जाता है, निस्वार्थ। जो स्वार्थी होते और जिसके पास कोई स्वार्थ नहीं होता उसे कहते हैं निस्वार्थ। चलिए अब हम देखते हैं अगला गद्यांश है हमारा कि धरती माता की कोख में जो भी अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए सबकी जांच पड़ताल अत्यंत ही आवश्यक है। ये आपका रेखांकित अंश है। किसी किसी में रेखांकित अंश जो बहुत लंबा दे दिया रहता है। ठीक है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाली जड़ पत्थर। आप चाहे आप लंबा, आपको पूरा ही लिखना है, मिलेगा आपको 2 ही नंबर। चाहे आप बड़ा वाला लिखिए या फिर आप में जैसे ये था कि दुनिया बड़ी ही भुलक्कड़ है, 2 लाइन का था सिर्फ। ठीक है, लेकिन ये देखिए इसमें 6 लाइन 7 लाइन आपका सिर्फ रेखांकित अंश है, तो लिखना ही पड़ेगा पूरा पूरा। ये नहीं करना है कि मतलब 2 नंबर है तो फिर ज्यादा हो गया या फिर उसमें कम हो गया तो उसमें कम नंबर मिलेगा। दोनों में आपको एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाली जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना प्रकार की अनगढ़ विंध्य की नदियों के प्रवाह में धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा कितना ही भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक है, उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो ये है आपका कहाँ से किस लेसन से लिया गया है, ये आप लोग बताइए। और इसके लेखक का क्या नाम है। इसमें कहा जा रहा है कि धरती माता की कोख से, सभी को लगभग पता ही चल गया होगा कि धरती माता के गर्भ में अनेक प्रकार की अमूल्य निधियां, अर्थात अमूल्य मतलब बहुत ही मूल्यवान, जिनका कोई मूल्य नहीं है, ऐसी निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण इसे हम वसुंधरा कहते हैं या ये वसुंधरा कहलाती है। उनसे कौन परिचित, अर्थात सभी लोग इसको जानना चाहते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष से पृथ्वी अपने गर्भ में अनेक प्रकार की धातुओं को पोषण प्रदान करती है, अनेक प्रकार की धातुओं को पोषित करती है। ठीक है, दिन रात जो नदियां बहती हैं उनको वो पहाड़ों को पीसती हैं, अर्थात नदियों के कटाव से पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और वो टुकड़े जब ऊपर से ऊंचाई से नीचे आते हैं तो फिर और छोटे टुकड़ों में बंटते हैं और फिर एक समय आते आते तक वे मिट्टी का रूप ले लेते हैं, बहुत अगणित छोटे महीन कणों में बन जाते हैं और इसी से पृथ्वी की देह सजती है। अर्थात पृथ्वी की देह सजने का मतलब है कि इसी मिट्टी पर ही अनेक वृक्ष या अनेक पौधे होते हैं और जिससे हरियाली आती है, जिससे फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, या उसी से पृथ्वी की देह सजती है। ठीक है, पृथ्वी पर हरियाली आती है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत ही आवश्यक है। लेखक कह रहा है कि हमारा जो आर्थिक उत्थान है, आर्थिक प्रगति के लिए अर्थात धन कमाने के लिए भी हमें इन सब चीजों के बारे में, पृथ्वी की इन सब वस्तुओं के बारे में जांचना या उसकी खोज करना बहुत ही आवश्यक है। किसके बारे में? ये जो अमूल्य निधियां पृथ्वी के अंदर छिपी हुई हैं, या फिर वे धातुएं, वे रत्न जिन्हें वो करोड़ों वर्षों से अपने गर्भ में पोषण प्रदान कर रही है, या फिर जिन पेड़ पौधों से, वृक्षों से पृथ्वी की देह सजती है, पृथ्वी में हरियाली आती है, ये सब हमारे आर्थिक उत्थान के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, या इन सब के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए आवश्यक है।
ठीक है। पृथ्वी की गोद में जो भी जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के सवारे जाने पर सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। जो भी पत्थर मिलते हैं, नग मिलते हैं पृथ्वी के गर्भ में, वो कुशल कारीगरों के द्वारा सवारे जाते हैं और वे फिर एक अमूल्य निधि के रूप में बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ विंध्य की नदियों में प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तो प्रत्येक घाट की नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। ठीक है। तो अनेक प्रकार के जो समुद्र में अनेक रत्न मिलते हैं, अनगढ़ नग मिलते हैं, बिना गढ़े हुए नग, वो भी जब कुशल कारीगरों के हाथों में आ जाते हैं तो वो भी अनेक सुंदर रत्नों के रूप में बन जाते हैं, जो कि अनमोल हो जाते हैं। और देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का सदा ही कितना भाग रहा है, अतएव इनका ज्ञान होना भी हमें आवश्यक है। ठीक है। और यही रत्न नर और नारियों, पुरुष और स्त्रियों दोनों के ही सौंदर्य के प्रसाधन रहे हैं, या उनके रूप मंडन में, उनकी सुंदरता में ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अर्थात ये आभूषण के रूप में ये नग, ये रत्न पहने जाते थे और इनका ज्ञान होना भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। इन सभी वस्तुओं का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारे आर्थिक उत्थान में सहायक है। अब इस पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। इस गद्यांश से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? तो इस गद्यांश से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि जो भूमि के हमें महत्व को समझना चाहिए और इसके विविध पक्षों से, इसके जितने भी पक्ष हैं उनसे हमें परिचित होना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में राष्ट्रीयता का विकास हो और दूसरा ये हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए भी आवश्यक है, आर्थिक उत्थान भी हो। ठीक है। हमारे अंदर हमारे हृदय में राष्ट्रीयता की भी विकास हो और हमारा आर्थिक उत्थान भी हो। ठीक है। तो ये दोनों वस्तुएं पृथ्वी के बारे में जानकारी लेने से, भूमि के बारे में जानने से हमारे अंदर आएंगी। इसलिए भूमि का ज्ञान होना, भूमि के सभी पक्षों का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है। ठीक है। अब दिया है दूसरा क्वेश्चन दिया है, गद्यांश में वसुंधरा किसे और क्यों कहा जाता है? गद्यांश में वसुंधरा किसे और क्यों कहा जाता है? वसुंधरा मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है। तो वसुंधरा किसे कहा गया है? तो हम बताएंगे पृथ्वी को कहा गया है। ठीक है। और इसे क्यों कहा गया है? तो पहली ही लाइन में दिया गया है कि पृथ्वी के अंदर जो भी अमूल्य निधियां छिपी हुई हैं, ठीक है, धरती माता की कोख में जो भी अमूल्य निधियां छिपी हुई हैं, उन्हीं के कारण हम उसे वसुंधरा कहते हैं। ठीक है। तो वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो अमूल्य निधियां छिपी हुई हैं, इसी वजह से उसे हम वसुंधरा कहते हैं। ठीक है। तो अमूल्य निधियों का भंडार है पृथ्वी में, जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद है। इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है, इसीलिए हम पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी की देह सजाने से लेखक का क्या आशय है? ये भी व्याख्या के समय बताया गया आपको कि पृथ्वी की देह सजाने से लेखक का क्या आशय है, कि पृथ्वी पर हरियाली आना या फिर वृक्षों का लग जाना। ठीक है। तो पृथ्वी की देह सजाने से लेखक का आशय है कि यहाँ पे जो बहने वाली नदियां हैं, उनको उनसे पहाड़ टूट करके या वे चट्टानों को तोड़ करके अत्यंत महीन कणों में, अर्थात मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर देती हैं, और इसी मिट्टी पर पृथ्वी या फिर धरती माता की देह सजती है, अर्थात इसी पर धरती फलती फूलती है या फिर उपजाऊ बनती है। ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ही। तो ये था कि पृथ्वी की देह सजाने से लेखक का क्या आशय है। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या जो कि हमने तभी देख ली थी, इसमें भी हम वैसे ही लिखेंगे। संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है। इसमें लेखक ने अपने आर्थिक उत्थान के लिए या फिर राष्ट्र की भावना को बलवती होने के लिए पृथ्वी के सभी पक्षों से परिचित होने के लिए हमें प्रेरित किया है।
अब इसके बाद हम आगे ये जो लिखा हुआ है आपके पास कि धरती माता की कोख में बहुत अमूल्य निधियां छिपी हुई हैं, अब इसकी हम व्याख्या लिखेंगे कि अनेक धातुएं हैं जो कि धरती माता की कोख में या उनके गर्भ में लाखों करोड़ों वर्ष से मौजूद हैं और इन धातुओं को, अमूल्य निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। निरंतर बहने वाली ये नदियां हैं, इनको पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर, इन नदियों, निरंतर बहने वाली नदियों से पहाड़ों ने तोड़ तोड़ करके मिट्टी के रूप में या अगणित महीन कणों के रूप में इन्हें परिवर्तित कर दिया है और इसी मिट्टी से पृथ्वी या फिर धरती माता की देह सजती है, अर्थात धरती फलती फूलती और उपजाऊ बनती है। इनके बारे में खोजबीन करना, इनकी समस्त जानकारी प्राप्त करना हमारी आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन दिया है कि दिन रात का समास विग्रह करते हुए उसका भेद लिखिए। दिन रात का समास विग्रह क्या हो जाएगा? दिन रात का समास विग्रह करते हुए उसका भेद लिखिए। तो दिन रात, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, दिन रात के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, ऐसे हम पहचान जाते हैं। और दूसरा कि इसमें या तो संज्ञा होंगे दोनों पद या दोनों पद विशेषण होंगे। और तीसरी बात है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, रात अपनी जगह प्रधान और दिन अपनी जगह। ऐसे ही आपका माता पिता भाई बहन, ठीक है, जय पराजय या फिर जीत, हाँ जय पराजय हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो कि द्वंद्व समास के अंतर्गत आती हैं। ठीक, चलिए अगला दिया हुआ है कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति श्री सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी ज्ञात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी पर पहनते हैं फबीला, और छूटी काली अलक मुख से कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। ये बताइए कि ये किस लेसन का है, इसका नाम क्या है? ये काव्य है आपका, ये किस लेसन का है, इसके कवि का क्या नाम है? इसमें क्या कहा जा रहा है कि तू देखेगी, तुम देखोगी कहाँ? जलद मतलब होता है बादल, बादल जैसे शरीर वालों, जो कि तद्गता हो मतलब अपने आप में जो कि तल्लीन होंगे। ठीक है, होंगे लोने नयन, उनके दोनों नयन ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति के समान वह प्रकाश फैला रहे होंगे, ज्योति के समान उत्कीर्ण हो रहे होंगे। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति से सौम्यता, और उनके वर बदन में मतलब उनके शरीर की मुद्रा या उनके शरीर में मूर्ति के समान सौम्यता होगी। जैसे एक सुंदर मूर्ति होती है वैसे ही उनका सुंदर शरीर होगा। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सीधे सीधे बोले जाने वाले वचन भी ऐसा लगता है कि वो सुधा से अर्थात अमृत से, सुधा का अर्थ होता है अमृत, अमृत से सिक्त होंगे मतलब अमृत से भरे हुए होंगे। नीले फूले, ये आपका रेखांकित अंश, इसकी आपको व्याख्या करनी रहेगी। नीले फूले कमल दल सी ज्ञात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि पर पहनते हैं फबीला, और उनका जो उनके गात मतलब होता है शरीर, उनके शरीर की श्यामता ऐसी लगती है जैसे कि नीले फूले कमल, नीले रंग के कमल दल मतलब कमल का समूह, जैसे नीले रंग का कमल का समूह पुष्पित हुआ हो या विकसित हुआ हो। पीला प्यारा वसन कटी पर पहनते हैं फबीला, और वे अपने कटी का अर्थ होता है कमर, और वे अपनी कमर पर पीला प्यारा रंग का वस्त्र पहनते हैं जो कि फबीला है, अर्थात जो कि उन पर बहुत फबता है, अच्छा लगता है। ठीक है, छोटी काली अलक मुख की कांति है बढ़ाती, छोटी मतलब छूटी हुई, काली मतलब काले रंग की, अलक मतलब होता है बाल। तो उनके मुख के पास जो छोटे छोटे बाल है या छूटी हुई जो लट है वो उनके मुख के कांति को बढ़ाती है। शद वस्त्रों मतलब सुंदर वस्त्रों में, नवल मतलब नए, तन मतलब तन, उनका शरीर फूटती सी प्रभा है, और नए सुंदर वस्त्रों में उनके शरीर पर लगता है कि प्रभा फूट रही हो, या फिर कहें तो उनके शरीर पर एक ज्योति के समान या प्रभा फूट रही है। ठीक है, उनके शरीर से एक प्रभा निकल रही है। तो ये है आपका पद्यांश, और इसके वो होंगे, ये किस लेसन से लिया गया है आपका? तो ये लिया गया है आपका पहला ही लेसन है जिसका नाम है पवन दूतिका। ठीक है, इसके कवि हैं हरिऔंध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध इसके कवि हैं।
ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण की तुलना किन किन उपादानों से की गई है, ये आप ही लिखेंगे। इसको आपको लिखना है कि कृष्ण की तुलना इसमें किन किन उपादानों से की गई है। तो इसमें आपको देख रहे हैं यहाँ पर बादल से की गई है, यहाँ देखिए नीले फूले कमल दल, नीले रंग के कमल के समूहों से की गई है। ठीक है। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से किया है। तो जो आपका व्याख्या है उसी में से आप लिखेंगे कि यहाँ पर कैसे की गई, किस रूप में की गई है। तो ये दिया है ना कि नीले इनके रूप की सुंदरता बताया रहा है कि ये इनका जो शरीर है वो बादल के समान तल्लीन या फिर वो बादल के समान इनका शरीर लगता है। और इनके शरीर में क्या बताया गया कि रूप इन मुद्रा मूर्ति सी सौम्यता है, इनके शरीर में मूर्ति की समान सुंदरता है। ठीक है। और फिर यहाँ पर आप आइएगा कि इनका शरीर जो है वो नीले फूले कमल के समूहों के समान है, और जब ये प्यारा पीला रंग का वस्त्र पहनते हैं तो इनके शरीर पर बहुत ही फबता है, सुंदर लगता है। ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, नीले फूले कमल दल सी श्यामता है, इस पंक्ति का आपको भाव स्पष्ट करना है। तो इसमें भाव वही है, इसका अर्थ मतलब लिखना है कि जो उनका श्याम का कहें तो श्री कृष्ण का शरीर है वो ऐसा लगता है कि उनके शरीर की जो श्यामता है या फिर उनका सांवला रंग का जो शरीर है वो ऐसा लगता है जैसे नीले कमल दल या नीले कमल के समूह पुष्पित हुए हों या खिले हुए हों। ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, इसमें आपको अलंकार बताना है कि उनके सुंदर वस्त्रों में कौन सी फूटती सी प्रभा है। तो जहां पर भी सी आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, वो क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। तो इसमें इनके शरीर की तुलना की गई है। ठीक है। उपमा अलंकार है किससे, पीले रंग का जो ये वस्त्र पहनते हैं उससे सूर्य की जो पीली रंग की किरण होती है उससे इनकी तुलना की गई है, प्रातःकालीन सूर्य की पीली रंग के किरण से, जो इन्होंने पीला रंग का अपने कमर पर वस्त्र पहना हुआ है उससे। ठीक है। कि उनके से प्रभा सी फूट रही है। प्रभा कैसे फूटती, मतलब कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है। तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा आपका, और ये तो आपको पता ही है। चलिए, अब ये आपका हो गया 10 और 10 20 नंबर का काम, आपका प्रोग्राम हो गया। अब है आपका ये आपका 14 नंबर है जो कि संस्कृत का है। इसमें है आपका ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा गया है। ये आपका लिया गया है जातक कथा से। ठीक है। जातक कथा से आपका लिया गया कि अतः क शकुनि सर्वेषां मध्यशस्य आग्रहस्य त्रिकृत्वा आश्रया ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य चाक्रीदृश्यं भविष्यति। कि अतः क मतलब तभी एक, शकुनि मतलब पक्षी, सर्वेशाम सभी के, मध्य से आशय ग्रहण करने के लिए त्रिकित्वा 3 बार करके अश्वायत सुनाता है। तथा एक कागा क्या सुनाता है वो कि मयम नो रोचते, कि हमें यहाँ पसंद है। मयम नो रोचते वह 3 बार कहता है कि कौन पसंद है, यह उल्लू हमें राजा के रूप में पसंद है। ततः एक कागा तब एक कौवा उत्थाय उठता है और तिष्ठ तावत कहता है जरा ठहरो। अश्य एतस्मिन, अस्य मतलब इसका, एतस्मिन मतलब इस, राज्याभिषेक काले राज्याभिषेक के समय में, एवं रूपम मुखम ऐसा रूप मुख है, क्रुद्धस्य क्रोधित होने पर, कीदृशम भविष्यति कैसा होगा। मतलब इसका राज्याभिषेक काल में या राज्याभिषेक के समय में ऐसा मुंह है, तो जब ये क्रोधित होगा तो कैसा दिखाई देगा। अनेन ही क्रुद्धेन, जब यह क्रोधित होगा, अवलोकिता देखेगा, क्रोधित होकर के देखेगा। वयम मतलब हम सभी, तप्त कटाहे तप्त कड़ाही में, प्रक्षिप्ता तिलाह, प्रक्षिप्ता मतलब डाले गए, तिलाह मतलब तिल, इव मतलब तत्र तत्रैव मतलब वहीं के वहीं, धड़ाछ्याम जल जाएंगे। ईदृशो यह राजा महम मतलब मुझे, न मतलब नहीं, रोचते मतलब रोचित मतलब पसंद है, यह मुझे राजा के रूप में, ऐसा राजा, ईदृशो मतलब ऐसा राजा मुझे नहीं पसंद है। कि जब यह क्रोधित होकर हमें देखेगा तो हम सभी तप्त कड़ाही में या तपती हुई कड़ाही में डाले गए तिल के समान वहीं के वहीं जल जाएंगे। ऐसा राजा हमें नहीं पसंद है। इत्याह ऐसा कौवे ने कहा।
न में रोचते हमें नहीं पसंद है, भद्रा मतलब आप सभी के द्वारा, वह मतलब उसे, उल्लूकस्य राज्याभिषेचनम उल्लू का राज्याभिषेक करना, आप सभी के द्वारा उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे नहीं पसंद है। अक्रुद्धस्य बिना क्रोध में, मुखम पश्य बिना क्रोधित मुख को इसको देखो, कथम क्रुद्धोश्य भविष्यति क्रोधित होने पर यह कैसा दिखाई देगा, इसलिए राज्याभिषेक उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे नहीं भा रहा है, आप लोगों द्वारा उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे नहीं पसंद है। श एव मुक्त्वा ऐसा कहकर, मह्यम नो रोचते कि हमें नहीं पसंद है, मह्यम न रोचते मुझे नहीं पसंद है, इति विरुवान ऐसा उड़ जाता है, आकाशे उत्पतत ऐसा कहते हुए वह आकाश में उड़ जाता है। उलोको अपि उलोक मतलब उल्लू, अपि मतलब भी, उलोको अपि उल्लू भी उत्थाय उठ करके, एवं मध्वावत उसके पीछे दौड़ता है, तत् मतलब तभी से, आरंभ आरंभ हो जाती है, तो मतलब उन दोनों की, अन्योन मतलब एक दूसरे के प्रति, वैरिणा वैर जातो तभी से वे एक दूसरे के वैरी, एक दूसरे के दुश्मन कहलाने लगते हैं या एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। शकुनिया शकुनियों ने, पक्षियों ने, अपि भी सुवर्ण हंसा सुवर्ण हंस को राजानम कृत्वा आगमन सुवर्ण हंस को राजा बना करके आ जाते हैं। पक्षी किसको राजा चुन लेते हैं? सुवर्ण हंस को या हंस को वे राजा बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जब संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। वही जातक कथा के उलूक जातकम नामक खंड से ये उद्धृत है। बस इतना ही आपको लिखना है और प्लस आपको सीधे सीधे इसका अनुवाद लिख देना है। ठीक है, सीधे सीधे जब आप इसका अनुवाद लिखते हैं तो इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। ये बहुत बार आपसे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपका। और प्लस आपको पद्य वाले चैप्टर में आप बस एक ही चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, श्लोक वाला, ठीक है, जो कि सुभाषित रत्नानी वाला है, तो वो बहुत काम करेगा। वो एक ना एक आपको आना ही आना है अथवा में। और एक आता है आपका जो गद्य वाले चैप्टर है उसमें जो श्लोक दिए गए हैं वहां से। ठीक है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो इसमें जब आप संदर्भ लिखेंगे तो वही लिखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया, सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से लिया गया है, या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब इसका आप अनुवाद लिखिएगा तब क्या लिखेंगे, सुखार्थिना कुतो विद्या कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, और कुतो विद्यार्थिना सुखम और विद्यार्थी को सुख कहाँ है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, और फिर इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं है और विद्या चाहने वाले को सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। सुखार्थिना व त्यजेत विद्याम, इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका इसका अर्थ और इसका संदर्भ और इसका अनुवाद, मतलब कि अर्थ। अगला दिया है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। ये भी कहाँ से लिया गया, हमारा सुभाषित रत्नानी से लिया गया है कि जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु के गिरने से, हमेशा गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटा, क्रम से गिरने से घड़ा जो है पूर्ण हो जाता है। ठीक है, सह हेतु विद्या नाम, यही कारण है, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य च धनस्य च, ये धर्म धन सभी विद्याओं का कारण है। ठीक है, धर्म धन और धैर्य सभी विद्याओं का कारण है, यही है। कौन है? जल बिंदु, घड़ा है। अब घड़ा कैसे है, मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि आपको धैर्य रखना है। ये तीनों चीजें हमें कैसे मिल सकती हैं? धैर्य से मिल सकती हैं। कौन सी तीनों चीजें? विद्या, धन और धर्म। विद्या, धन और धर्म, ये तीनों ही चीजें हमें धैर्य से मिलती है। जैसे धैर्य से एक एक करके ये घड़ा पूरा भर जाता है, वैसे ही अगर हम धैर्य से धर्म, धन और विद्या अर्जित करेंगे तो एक समय आएगा कि हम पूर्ण रूप से अर्जन इसका कर लेंगे। ठीक है, तो ये है इसका संस्कृत संदर्भ और ये इसका अनुवाद। अब ये है आपका गद्य वाला, संस्कृत भाषा या महत्व से लिया गया है कि संस्कृतस्य साहित्याम शर्षम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भाव सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माणार्थाम यादृशी शत प्रेरणाम संस्कृत वाग्याम ददाति न तादृशी किंचितस्य।
मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न यत्र तादृशी दया दानं शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेको गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन सज्जायन्ते। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य का साहित्य सरसम सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य इसका गद्य पद्य और लालित्य भाव बोध और इसकी भाव बोध की समर्थता अद्वितीय है। श्रुति माधुर्यम और इसका माधुर्य और इसमें माधुर्य भी है। किम बहुना कौन नहीं चरित्र निर्माणार्थम चरित्र के निर्माण में यादृशी मतलब ऐसी सत्प्रेरणा संस्कृतम वाग्य में संस्कृत साहित्य ददाति देता है ना तादृशीम वैसी कोई भी तादृशीम वैसी नहीं किंचित कोई भी देता है। तो कि किम बहुना मतलब सभी लोग जानते हैं कि चरित्र के निर्माण में जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई भी नहीं देता है। मूलभूतानाम मूलभूत मानवीय गुणानाम मानवीय गुण यादृशी मतलब जैसी विवेचना मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य करता है वर्तते है ना यत्र वैसी कहीं भी तादृशी वैसी ना यत्र वैसी कहीं भी नहीं है। दया दानम दया दान शौच मतलब होता है पवित्रता औदार्यम उदारता अनुसूया ईर्ष्या क्षमा और क्षमा हो जाएगा। अन्य च अनेकों गुण तो दया दान धैर्य औदार्यम उदारता अनुसूया मतलब होता है आपका ईर्ष्या और ईर्ष्या ना करना क्षमा और अनेक गुण अस्य साहित्य से इस साहित्य में अनुशीलन इस साहित्य के अनुशीलन करने से मतलब इस साहित्य को पढ़ने से सज्जनते हमारे पास सुशोभित होते हैं या फिर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, औदार्य मतलब शुया मतलब पवित्रता होता है। ठीक है, तो पवित्रता ठीक है, तो दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या ना करना क्षमा ये सभी गुण इस साहित्य का अनुशीलन करने से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरे बाकी की बात। अब है आपका 10 नंबर जो कि आपका कवि है और लेखक है जीवन परिचय साहित्यिक परिचय 5-5 में डिवाइड कर ली। ठीक है, 5 इधर और 5 इधर। ठीक है, ये हो जाता है आपका गद्य का और ये है आपका पद्य का। ठीक है, तो गद्य में आप अगर पढ़ते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी को। ठीक है, इसमें अगर आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पढ़ लेते हैं और आप पढ़ लेते हैं द्विवेदी जी को हरि प्रसाद द्विवेदी और जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर जी सुंदर रेड्डी हो गए। और अगर आप दूसरे में जो आपका पद्य वाला है इसमें आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ लेते हैं पहला लेसन जो कि उनका है और फिर पढ़ लेते हैं प्रसाद को जयशंकर प्रसाद को। और एक पढ़ लीजिए महादेवी वर्मा जी को या फिर इसमें जो है सभी बहुत ही आपके महत्वपूर्ण हैं जो पद्यांश में है। ठीक है, जैसे आपके हैं आगे मैथिली शरण गुप्त जी हैं दिनकर जी हैं तो ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप 3 यहाँ से तैयार कर लेते हैं हरिऔध जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा और इधर आप वासुदेव शरण अग्रवाल अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी और जी सुंदर रेड्डी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी को तैयार कर लेते हैं
तो ये आपका फंसना ही फंसना है, और इसको आप अच्छे से तीनों को तैयार कर लीजिए। 3 छोड़ दीजिए क्योंकि 3 ही आता है, तो इसमें से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जो भी तैयार करना है उसको अच्छे से तैयार करना है, और सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई ही हैं कि किस प्रकार से। मैंने अयोध्या सिंह वासुदेव शरण अग्रवाल जी का भी बताया है, हाँ इसमें तो बताया, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और जी सुंदर रेड्डी का भी। ठीक है, इधर वाला अभी पद्य वाला जो स्टार्ट हुआ था उसमें रह गया है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे किसी दिन। तो इसको आप लोग जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और जो भी आपने चारों लेसन पढ़ा हुआ है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो आज हमने बता दिया है, और संस्कृत में भी जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चल गई है। उसको आप लोग रिवीजन करिए और अच्छे से 1-2 बार उसको पढ़िए, तो फिर आराम से वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जहाँ कोई दिक्कत आती है उसको बार बार तो रिपीट किया जाता है, आपकी दिक्कत खत्म ही होनी है। तो इसको आप लोग, ये जो आपका गद्य और पद्य का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय है, तो ये आप ही को याद करनी है और कृतियाँ भी आप ही को याद करनी है। तो ये मैंने बताया है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अगर कृतियाँ नहीं याद हो रहा है तो कृतियाँ कम याद करिए या छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 नंबर आपको वहीं से मिलते हैं और 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय से मिलता है। तो अगर आपने इसमें कंजूसी की है कृतियाँ लिखने में तो आपके वो 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। 3 ही नंबर देना है, तो 3 में से अगर आपने 4 भी पेज लिख दिया है, आपने 1 की जगह 2 पेज लिखा, 3, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मिलना उतना ही है। और इसको अगर आपने पूरा छोड़ दिया तब ये आपकी गलती है। ठीक है, तो इसको दोनों को बैलेंस बना करके तैयार करना है ताकि आपको 5 नंबर मिल जाए, क्योंकि कृतियाँ होती हैं एकदम ऐसे सीधे आपको 1-1 लाइन में लिखा होगा, तो ये जिसको भी जानना होगा वो तुरंत ही जान जाएगा कि आपने कितना लिखा है। तो इसलिए कृतियाँ या फिर जो भी इनकी रचनाएं हैं उसको आपको याद कर लेना है, लेखक और कवि की। ठीक है, इसको आप याद करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आपको याद होती रहेगी। तो ठीक है, आज हमने पूरा आपका 10-10, 20-10, 30, 44 नंबर का हमने देख लिया है, और लगभग इसी में से ही सब आपका आता भी है। तो चलिए, आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।